हाँ बेटा, तो आज हम लोग सेट के एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हम लोग डिस्कस कर लिया था। और हमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उन सभी के सबसेट हमें लिखने हैं। राइट राइट ऑल सबसेट्स ऑफ, नीचे सेट दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट सेट है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए। एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट ए है, तो इसका हमें सबसेट लिखना है। कुल कितने सबसेट होंगे बताओ बेटा, इसके कुल कितने सबसेट होंगे और कौन कौन से होंगे? याद है कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया था? एक ए और एक फाई, तो इसके सबसेट्स हो जाएंगे। सबसेट्स आर, एक तो ए होगा जिसका एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा फाई, ठीक है। सेकेंड में ए बी, तो इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स पहले एक ए होगा जिसका एलिमेंट ए होगा, नेक्स्ट बी होगा, अगेन ए बी होगा और फिर फाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। नहीं, अगर फाई में अगर आपने फाई को ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि फाई एक एलिमेंट बन गया, ये कोई एक सेट बन गया। जब भी किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को जब आप करली ब्रैकेट में डाल दोगे तो वह क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा, न कि एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो फाई एक्चुअल में एक फाई सेट है। ये फाई क्या है? फाई सेट है, या किसी सेट का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है, जैसे ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग, वैसे ही फाई इक्वल टू एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। जैसे इसमें 1 2 है, इसमें ए बी है और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाई एक सेट है, फाई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर इस फाई को, जैसे मान लो कि अगर इस ए को यहाँ पे सेट है, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं तब ये सेट नहीं है, या किसी अनादर सेट का एक एलिमेंट बन जाता है। वैसे ही अगर फाई को आपने ऐसा लिख दिया तो वह किसी सेट का एक एलिमेंट बन जाएगा। मतलब कि वह सेट जो है अब नल सेट नहीं होगा। नल सेट या तो ऐसा होगा या तो सिर्फ फाई होगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ड्रॉप कर दूं क्या? आप कर लोगे? 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ फाई लिखा है, फाई, तो उसका क्या है? कितने होंगे सबसेट्स? वो फाई होगा, है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनके स्क्रीनशॉट की जरूरत है ना? स्क्रीनशॉट चाहिए है बताए में? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है हाउ मेनी एलिमेंट है पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। देखो बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, हाउ मेनी element of P of A where A equal to 5, where A equal to 5। बोलो बेटा,
इसमें जल्दी बता दो, पी ऑफ ए का मतलब क्या है? पी ऑफ ए का मतलब क्या है? पी ऑफ ए याद आ रहा है? पी ऑफ ए पावर सेट याद होगा, पावर सेट हम लोगों ने पढ़ा था, पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब क्या था कि किसी भी सेट की पावर सेट कितनी होती है, कुछ याद आ रहा है? टू की पावर एन होती है, मतलब जितने उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वही उसकी पावर सेट होती है। अब यहां पे ए के सबसेट कितने हैं? सिंस सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 5 1 होगा। अगर ए इक्वल टू 5 है तो एक एलिमेंट तो ए के सबसेट तो होगा ही ना 1। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, यही होता है। पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, और ये किसके बराबर है? 1 के। तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग एज इन द इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल के रूप में लिखना है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, where x is greater than or equal to -4 but less than or equal to, सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन है, और यहां पे लेस देन आर इक्वल टू 6 ये दे रखा है बेटा। तो इसको इंटरवल के रूप में लिखना है, इसको इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इंटरवल याद होगा, मैंने 4 टाइप का इंटरवल बताया था। एक क्लोज इंटरवल बताया था, पहला क्या बताया था? क्लोज इंटरवल जिसका साइन ऐसे था। दूसरा ओपन इंटरवल बताया था जिसका साइन ऐसे था। तीसरा सेमी क्लोज बताया था जिसका साइन ऐसे था, और चौथा सेमी ओपन बताया था जिसका साइन ऐसे था। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, उनको छोड़ करके बीच के नंबर जो होंगे वही जाएंगे। इसका मतलब ये था कि इधर वाला नंबर इंक्लूड होगा बट ये एक्सक्लूड होगा, और इसका मतलब ये बताया था कि इधर वाला एक्सक्लूड होगा, इधर वाला इंक्लूड होगा। तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये बता रहा है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक्सक्लूड हो गया। और ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू 6 से छोटी है या तो 6 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब यही वाला इंटरवल है, इसमें ये वाला इंटरवल है। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -4, 6 और इधर का क्लोज ब्रैकेट, मतलब क्लोज इंटरवल, यहाँ का ओपन और यहाँ का क्लोज, मतलब ये सेमी ओपन है, ये सेमी ओपन इंटरवल है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? किसके बीच के नंबर आएंगे? बीच के नंबर आएंगे, बस इसमें का -4 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा, -4 से बड़े सारे नंबर आएंगे 6 तक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा है x such that x belongs to R
x that x belongs to R, where x is greater than -12, x is greater than -12 and less than -10, ये दे रखा है। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो ये ओपन इंटरवल होगा, मतलब दोनों जो एक्सट्रीम है वो एक्सक्लूडेड है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -12 -10, ये ऐसा आ जाएगा। ये दोनों नंबर नहीं होंगे जो हमें दिख रहा है, इनके बीच का मतलब -12 से बड़ा और -10 से छोटे, वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट। इसमें दिया है x such that x belongs to R, x such that x belongs to R, where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to and only less than equal to 7। ये ऐसा दे रखा है। बता दो बेटा, जल्दी से बता दो ये क्या होगा। दिख रहा है ना, क्लियर है ना? हाँ बोलो बेटा, कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे और किस साइड? पहला ब्रैकेट कौन सा लगेगा? बिग ब्रैकेट है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया 0, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब उस साइड में कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा? सिंपल। हाँ, इसका सिंपल और डिंपल से नाम मत रखना। देखो, इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट और इसको बोलते हैं नहीं, इसको बिग ब्रैकेट और इसको स्मॉल ब्रैकेट। और एक और जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x that x belongs to R, x that x belongs to R, where x is greater than or equal to 3 but less than or equal to 4। बोलो बेटा क्या होगा इसका? कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? दोनों साइड बिग ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, 3,4 और ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दिया गया है राइट फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 को इंटरवल के रूप में लिखना था, ये इंटरवल के रूप में दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट दिया गया है -3,0 -3,0। ये इस तरह से दिया गया है, दोनों ही ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, तो इसको, इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक्सट्रीम जो है एक्सक्लूडेड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x such that x
x such that x belongs to R where x is greater than -3 and less than 0। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आया है? करेक्ट है ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों लिखा गया? ठीक है। सेकंड है 6, 12, इसको आप बता दो बेटा। ये ऐसा दे रखा है 6 and 12, बोल दो कैसे लिखें इसको? गुड, बिल्कुल ठीक, यही आएगा। x says that x belongs to R where x is greater than or equal to 6 but less than or equal to 12। थर्ड दिया गया है इसमें 6, 12, 6, 12, ये ऐसा है तो ये सेमी ओपन है तो ये हो जाएगा x such that x belongs to R where x is greater than 6 but less than or equal to 12। and fourth -23, 5, ये सेमी क्लोज है -23, 5 तो ये हो जाएगा x such that x belongs to R where x is greater than or equal to -23 and less than 5। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इंटरवल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स व्हाट इंटरवल्स सॉरी What universal sets would you propose for each of the following? जैसे एक सेट दिया गया है, फर्स्ट the set of right triangles, the set of right triangles। देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझो, ये बता रहा है कि ये जैसे एक सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, या एक सेट है। अब हमें ये बताना है कि इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने उस दिन बताया था आपको कि यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है कि दिया गया जो सेट है वह किस सेट का सबसेट है, दिया गया जो सेट है वह किस सबसेट का सबसेट है। अब आप ये समझो कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका ये वाला सबसेट बन सकता है। बोलो बेटा, ये जो दिया गया सेट है या किस सेट का सबसेट हो सकता है। जिस सेट का ये सबसेट होगा वही सेट इसका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सब ट्रायंगल उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। ट्रायंगल तो वह कौन सा सेट हो सकता है? द सेट ऑफ ट्रायंगल, यही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू और ये हो जाएगा
the set of triangles in a plane, the set of triangles in a plane। ये जो सेट है, इस सेट के अंदर जितने भी टाइप के सेट्स होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, हर ट्रायंगल्स आ जाएंगे, और ये जो है इसी सेट का एक सबसेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट का ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका यूनिवर्सल क्या होगा बेटा? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेम हो जाएगा इसका भी। The set of triangles in a plane। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set S for all three sets A, B and C। हमें बताना है कि A, B, C के लिए इन तीनों में से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जो ऊपर दिए गए A, B, C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है, ये बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में A इक्वल टू दे रखा है 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6 एंड C इक्वल टू 0 2 4 6 8। तो इसमें बताना है कि इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सेट हमें सिलेक्ट करना होगा जिसका ए बी सबसेट हो, ए बी सबसेट हो, ए बी सबसेट हो, या दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट सी के भी सारे एलिमेंट उस एक सेट में आना चाहिए, तो वह सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अगर यूनिवर्सल सेट, अगर इसको लिखें, सिंस यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू, अगर यही से हम लोग देख लें तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 6 एंड 8। देखो बेटा, क्या ये जो सेट है, ये तीनों ही सेट इसके सबसेट हैं क्या? 1 3 5, सॉरी इसमें 5 नहीं है, 1 3 5, देखो ये जो है इसका सबसेट है। 2 4 6, ये भी इसका सबसेट है, और 0 2 4 6 8, ये भी इसका सबसेट है। तो अब इसमें से हम देखें कि कौन सा सेट इस टाइप का है। इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, नीचे ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है, 5 नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 तक है। 1 2 3 4, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ वाला है, थर्ड वाला है। इसमें 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। अब ये एक ऐसा सेट हमारे सामने दिख रहा है जो कि गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये ऊपर के तीनों ही सेट इसके सबसेट है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देयरफॉर ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ, सेट ऑफ होल नंबर ये भी हो जाता। ठीक है, क्योंकि होल नंबर ही ये सब 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर है ये, तो सेट ऑफ होल नंबर्स ये हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा 1.3। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक। 1.4 के बेसिक में वेन डायग्राम के बारे में बताया गया। वेन डायग्राम, अब ये बिल्कुल आपके लिए एक नया चीज देखने को मिलेगा। 1.4 बेसिक, वेन वेन डायग्राम, VENN है बेटा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज नथिंग बट इफ वी रिप्रेजेंट एनी सेट्स विद द हेल्प ऑफ एनी डायग्राम, अगर किसी सेट को किसी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको ही हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। अब इसका नाम वेन डायग्राम ही क्यों है? क्योंकि इसको बनाने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था वेन। ठीक है, VENN, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको वेन डायग्राम हम लोग कहते हैं। और वेन डायग्राम समझने से पहले थोड़ी सी कुछ इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उसको हम लोग समझ लें, तब जाकर के वेन डायग्राम का मीनिंग हमें सही समझ में आएगा कि वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे यूनियन। यूनियन, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू से। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे यूनियन का बिल्कुल जो रनिंग लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, एक संगठन, एक ग्रुप, एक समूह, वही यूनियन है। अगर हम मान लें कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 या एक सेट है एंड एक दूसरा सेट बी इक्वल टू 3 4 एंड 5 है, तो इनका अगर यूनियन हम बनाएं, यूनियन, तो यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन डी, इसको पढ़ेंगे यूनियन, इक्वल टू क्या होगा? तो 1 2 3 यूनियन 3 4 5। तो यूनियन का जैसा मतलब होता है कि समूह, ग्रुप बनाना, वही यूनियन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट का एक ही सेट में मर्ज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। सारे दोनों सेट के सारे एलिमेंट को इसमें हम लिखेंगे। लेकिन अगर सेम एलिमेंट जैसे 3 और 3 है, तो अगर ये दोनों रिपीट हो रहे हों तो उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये ए और बी सेट का यूनियन है। ये समझ में आ गया बेटा? ये यूनियन कहलाएगा। आदित्य, ठीक है। एक ऐसे ही दूसरा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है? तो इंटरसेक्शन को यू का उल्टा शेप बनाते हैं, यू का ही उल्टा शेप। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दिए गए सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं, जो सेम एलिमेंट होते हैं, सिर्फ उस एलिमेंट के सेट को हम लोग दिए गए सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं। अगर इन्हीं दोनों सेट में
अगर इंटरसेक्शन लिखा जाए तो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन दोनों सेट में जो कॉमन है सिर्फ उसको लेंगे। तो जैसे पहले में 1 2 3 है, इंटरसेक्शन 3 4 5, तो इसका इंटरसेक्शन में जो इंटरसेक्शन वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ये इंटरसेक्शन बी, ये वो इंटरसेक्शन में आएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो वही इसमें आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सेट बी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई सेट सी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को सी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सल सेट यू जहां भी लिखा हो तो मान लो कि वह यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 ये, और कोई एक सेट ए दे रखा है, सेट ए इक्वल टू 1 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश, ये क्या होगा? तो ये होता है u माइनस ए। u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि u में से a के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेंगे सिर्फ वही आएगा, वही ए डैश कहलाएगा। तो जैसे इसमें 1 2 है तो इसमें से 1 2 को छोड़ देंगे, सिर्फ 3 और 4 ये दो एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? u माइनस ए, और यहाँ पे ए डैश को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। हेलो आदित्य, आदित्य आदित्य हाँ बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया। ये ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब कि कोई दो सेट दिया गया है तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो जैसे मान लो कि अगर ए और बी दिया गया है तो इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट ए में हो बट बी में ना हो, एलिमेंट ए में हो बी में ना हो, तो ये कहलाएगा ए माइनस बी। मतलब ए में है बट बी में नहीं है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, जो ए में है, वो है 1, तो ये होगा। लेकिन अगर इसी को बी माइनस ए बोला जाए तब क्या होगा? जो एलिमेंट बी में हो बट ए में ना हो, बी में हो बट ए में ना हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है और ए में नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसा देखने से मिल रहा है कि जो बी में है वो ए में भी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट बी में नहीं है कि जो ए में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। या तो थोड़ा सा इसको और चेंज कर ले अपन तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि 3 4 5 ये ऐसा ले लिया, तब ये भी चेंज होगा।
ए माइनस बी, जो ए में हो बी में ना हो, ए में है बी में नहीं, ये आंसर सही है बेटा, इतना ही आएगा। ए में है बी में नहीं है, बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो, बी में हो तो बी में है कौन सा 4 जो कि ए में नहीं है, ये ऐसा है। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, भूल भी जाते हैं, तो इसलिए इसको रिमाइंड करके हमेशा रखना पड़ेगा। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि दोज एलिमेंट विच हैव इन ए बट नॉट इन बी, सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे। बी माइनस ए का मतलब ये है कि दोज एलिमेंट्स विच हैव इन बी बट नॉट इन ए। आदित्य, ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बाकी का वेन डायग्राम को हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है? ओके।